लतिका रानी। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। वो खूबसूरत नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ उसकी शक्ल सूरत में नहीं थी जिसे पुरकशिश कहा जा सके। लेकिन इसके बावजूद जब वो पहली बार फिल्म के पर्दे पर आई तो उसने लोगों के दिल मोह लिए, और ये लोग जो उसे फिल्म के पर्दे ही पर नन्ही मुन्नी अदाओं के साथ बड़े नर्मो नाजुक रोमानों में छोटी सी तितली के मानिंद इधर से उधर और उधर से इधर थिरकते देखते थे, समझते थे कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे मोहरे और उसके नाज नखरे में उनको ऐसी कशिश नजर आती थी कि वो घंटों उसकी रोशनी में मबहूत मक्खियों की तरह भिन भिनाते रहते थे। अगर किसी से पूछा जाता कि तुम्हें लतिका रानी के हुस्नो जमाल में कौन सी सबसे बड़ी खसूसियत नज़र आती है जो उसे दूसरी एक्ट्रेसों से जुदागाना हैसियत बख्शती है, तो वो बिला तामुल ये कहता कि उसका भोलपन। और ये वाक़या है कि पर्दे पर वो इंतहा दर्जे की भोली दिखाई देती थी। उसको देखकर इसके सिवा कोई और ख्याल दिमाग में आ ही नहीं सकता था कि वो भोली है, बहुत ही भोली। और जिन रोमानों के पस मंज़र के साथ वो पेश हुई थी उनके ताने बाने यूं मालूम होता था किसी जोलाहे की अल्हड़ लड़की ने तैयार किए हैं। वो जब भी पर्दे पर पेश हुई एक मामूली अनपढ़ आदमी की बेटी के रूप में चमकीली दुनिया से दूर एक शिकस्ता झोंपड़ा ही जिसकी सारी दुनिया थी, किसी किसान की बेटी, किसी मजदूर की बेटी, किसी कांटा बदलने वाले की बेटी, और वो उन किरदारों के खौल में यूं समा जाती थी जैसे ग्लास में पानी। लतिका रानी का नाम आते ही आंखों के सामने टखनों से बहुत ऊंचा घघरा पहने खींचकर ऊपर की हुई नन्ही मुन्नी चोटी वाली मुख्तसर कद की एक छोटी सी लड़की आ जाती थी जो मट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बनाने या बकरी के मासूम बच्चे के साथ खेलने में मसरूफ है। नंगे पाँव, नंगे सर, फंसी फंसी चोली में बड़े शायराना इनकिसार के साथ सीने का छोटा सा उभार, मोतदिल आंखें, शरीफ सी नाक, उसके सरापा में यूं समझिए कि दोशीज़गी का खुलासा हो गया था जो हर देखने वाले की समझ में आ जाता था। पहले फिल्म में आते ही वो मशहूर हो गई और उसकी ये शोहरत अब तक कायम है, हालांकि उसे फिल्मी दुनिया छोड़े एक मुद्दत हो चुकी है। अपनी फिल्मी जिंदगी के दौरान में उसने शोहरत के साथ दौलत भी पैदा की। उस नपे तुले अंदाज में गोया उसको अपनी जेब में आने वाली हर पाई की आमद का इल्म था, और शोहरत के तमाम जीने भी उसने इसी अंदाज में तय किए कि हर आने वाले जीने की तरफ उसका कदम बड़े वसूख से उठा हुआ था। लतिका रानी बहुत बड़ी एक्ट्रेस और अजीबो गरीब औरत थी। 21 बरस की उम्र में जब वो फ्रांस में तालीम हासिल कर रही थी तो उसने फ्रांसीसी ज़ुबान की बजाय हिंदुस्तानी ज़ुबान सीखना शुरू कर दी। स्कूल में एक मद्रासी नौजवान को उससे मोहब्बत हो गई थी। उससे शादी करने का वो पूरा फैसला कर चुकी थी, लेकिन जब लंदन गई तो उसकी मुलाकात एक उधेड़ उम्र के बंगाली से हुई जो वहाँ बैरिस्ट्री पास करने की कोशिश कर रहा था। लतिका ने अपना इरादा बदल दिया और दिल में तय कर लिया कि वो उससे शादी करेगी, और ये फैसला उसने बहुत सोच विचार के बाद किया था। उसने बैरिस्ट्री पास करने वाले उधेड़ उम्र के बंगाली में वो आदमी देखा जो उसके ख्वाबों की तकमील में हिस्सा ले सकता था। वो मद्रासी जिससे उसको मोहब्बत थी जर्मनी में फेफड़ों के अमराज की तशखीस और इलाज में महारत हासिल कर रहा था। उससे शादी करके ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने फेफड़ों की अच्छी देखभाल की ज़मानत मिल सकती थी जो उसे दरकार नहीं थी। लेकिन परफला राय एक
ख्वाब साज था, ऐसा ख्वाब साज जो बड़े देर पा ख्वाब बुन सकता था, और लतिका उसके इर्द गिर्द अपनी निस्वानियत के बड़े मजबूत जाले तन सकती थी। प्रफुल्ला राय एक मुतवस्सित घराने का फर्द था, बहुत मेहनती। वो चाहता तो कानून की बड़ी से बड़ी डिग्री तालिब इल्मों से मुमताज रहकर हासिल कर सकता था, मगर उसे इस इल्म से सख्त नफरत थी। सिर्फ अपने माँ बाप को खुश रखने की गर्ज से वो डिनर्स में हाजिरी देता था और थोड़ी देर किताबों का मुताला भी कर लेता था, वरना उसका दिलो दिमाग किसी और ही तरफ लगा रहता था। किस तरफ ये उसको मालूम नहीं था। दिन रात वो खोया खोया सा रहता। उसको हुजूम से सख्त नफरत थी, पार्टियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका सारा वक्त करीब करीब तन्हाई में गुजरता। किसी चाय खाने में या अपनी बूढ़ी लैंड लेडी के पास बैठा वो घंटों ऐसे कले बनाता रहता जिनकी बुनियादें होती थी ना फसीलें, मगर उसको यकीन था कि एक ना एक दिन उससे कोई ना कोई इमारत जरूर बन जाएगी जिसको देखकर वो खुश हुआ करेगा। लतिका जब प्रफुल्ला राय से मिली तो चंद मुलाकातों ही में उसको मालूम हो गया कि ये बैरिस्ट्री करने वाला बंगाली मामूली आदमी नहीं। दूसरे मर्द उससे दिलचस्पी लेते रहे थे इसलिए कि वो जवान थी। उनमें से अक्सर ने उसके हुस्न की तारीफ की थी, लेकिन मुद्दत हुई वो इसका फैसला अपने खिलाफ कर चुकी थी। उसको मालूम था कि उनकी तारीफ महज रस्मी है। मद्रासी डॉक्टर जो उसे वाकई मोहब्बत करता था उसको सही मानों में खूबसूरत समझता था, मगर लतिका समझती थी कि वो उसकी नहीं उसके फेफड़ों की तारीफ कर रहा है जो उसके कहने के मुताबिक बेदाग थे। वो एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की, जिसमें जाज़बियत थी न कशिश। उसने कई दफा महसूस किया कि वो अधूरी सी है। उसमें बहुत सी कमियां हैं जो पूरी तो हो सकती हैं, मगर बड़ी छानबीन के बाद, और वो भी उस वक्त जब उसको खारजी इमदाद हासिल हो। प्रफुल्ला राय से मिलने के बाद लतिका ने महसूस किया था कि वो जो बज़ाहिर सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहता है और जिसका दिमाग ऐसा है कि हमेशा गायब रहता है, असल में सिगरेटों के परेशान धुएं में अपने दिमाग की गैर हाजिरी के बावजूद उसकी शक्ल सूरत के तमाम अज्जा बिखेर कर उनको अपने तौर पर संवारने में मशगूल रहता है। वो उसके अंदाज़े तकल्लुम, उसके होंठों की जुम्बिश और उसकी आंखों की हरकत को सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की आंखों से भी देखता है, फिर उनको उलट पलट करता है और अपने तस्वुर में तकल्लुम का नया अंदाज, होंठों की नई जुम्बिश और आंखों की नई हरकत पैदा करता है। एक खफीफ सी तब्दीली पर वो बड़े अहम नताइज की बुनियादें खड़ी करता है और दिल ही दिल में खुश होता है। लतिका ज़हीन थी। उसको फौरन ही मालूम हो गया था कि प्रफुल्ला राय ऐसा मेमार है जो उसे इमारत का नक्शा बनाकर नहीं दिखाएगा। वो उससे ये भी नहीं कहेगा कि कौन सी ईंट उखेड़कर कहाँ लगाई जाएगी, तो इमारत का सुक्कम दूर होगा। चुनाचे उसने उसके ख्यालात व अफकार ही से सब हिदायतें वसूल करना शुरू कर दी थीं। प्रफुल्ला राय और लतिका दोनों मुतमईन थे, इसलिए कि वो दोनों लाजिम व मलजूम से हो गए थे। एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल था। लतिका को ख़ास तौर पर अपनी जहनी और जिस्मानी करवट में प्रफुल्ला की खामोश तनकीद का सहारा लेना पड़ता था। वो उसके नाज़ो अदा की कसौटी था। उसकी बज़ाहिर खला में देखने वाली निगाहों से उसको पता चल जाता था कि उसकी पलक की कौन सी नोक टेढ़ी है, लेकिन वो अब ये हकीकत मालूम कर चुकी थी कि वो हरारत जो उसकी खला में देखने वाली आंखों में है उसकी आगोश में नहीं थी। लतिका के लिए ये बिल्कुल ऐसी थी जैसे
खड़ी चार पाई, लेकिन वो मुतमईन थी, इसलिए कि उसके ख्वाबों के बालों पर निकालने के लिए परफला की आंखों की हरारत ही काफ़ी थी। वो बड़ी सियाकदान और अंदाज़ागीर औरत थी। उसने 2 महीनों के अरसे में हिसाब लगा लिया था कि 1 बरस के अंदर अंदर उसके ख्वाबों की तामील की इब्तिदा हो जाएगी। क्यों कर होगी और किस फिजा में होगी, ये सोचना परफला राय का काम था, और लतिका को यकीन था कि उसका सदा मुतहरिक दिमाग कोई ना कोई राह पैदा करेगा। चुनाचे दोनों जब हिंदुस्तान वापस जाने के इरादे से बर्लिन की सैर को गए और परफला का एक दोस्त उन्हें ओफा फिल्म स्टूडियोज में ले गया, तो लतिका ने परफला की खला में देखने वाली आंखों की गहराइयों में अपने मुस्तकबिल की साफ झलक देख ली। वो एक मशहूर जर्मन एक्ट्रेस से महव गुफ्तगू था, मगर लतिका महसूस कर रही थी कि वो उसके सरापा को कैनवस का टुकड़ा बनाकर एक्ट्रेस लतिका के नक्शो निगार बना रहा है। बंबई पहुंचे तो ताजमहल होटल में परफला राय की मुलाकात एक अंग्रेज नाइट से हुई, जो करीब करीब कल्लाश था, मगर उसकी वाकफियत का दायरा बहुत वसी था। उम्र से 60 से कुछ ऊपर, जुबान में लुकनत, आदात व अतवार शुस्ता, परफला राय उसके मुतालिक कोई राय कायम न कर सका। मगर लतिका रानी की अंदाज़ागीर तबीयत ने फौरन भांप लिया कि उससे बड़े मुफीद काम लिए जा सकते हैं। चुनाचे वो नर्स की सी तवज्जो और खुलूस के साथ उससे मिलने जुलने लगी, और जैसा कि लतिका को मालूम था, एक दिन डिनर पर एक तरह खुद ब खुद तय हो गया कि उस फिल्म कंपनी में जो परफला राय कायम करेगा, वो 2 मेहमान जो सर हावर्ड स्पेकल ने मदऊ किए थे डायरेक्टर होंगे, और चंद दिन के अंदर अंदर वो तमाम मराहिल तय होंगे जो एक लिमिटेड कंपनी की बुनियादें खड़ी करने में दरपेश आते हैं। सर हावर्ड बहुत काम का आदमी साबित हुआ, ये परफला का रद्द अमल था, लेकिन लतिका शुरू ही से जानती थी कि वो ऐसा आदमी है जिसकी अफादियत बहुत जल्द पर्दा ज़हूर पर आ जाएगी। वो जब उसकी खुदमत गुजारी में कुछ वक्त सर्फ करती थी तो परफला हसद महसूस करता था, मगर लतिका ने कभी इस तरफ तवज्जो ही न दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी कुर्बत से बुढ़ा सर हार्वर्ड एक गुना जिनसी तस्कीन हासिल करता था, मगर वो इसमें कोई मजायका नहीं समझती थी। यूं तो वो 2 मालदार मेहमान भी असल में इसी की वजह से अपना सरमाया लगाने के लिए तैयार हुए थे, और लतिका को भी इस पर कोई एतराज नहीं था। उसके नज़दीक ये लोग सिर्फ इसी वक्त तक अहम थे जब तक उनका सरमाया उनकी तिजोरियों में था। वो इन दोनों का तस्वुर बड़ी आसानी से कर सकती थी। जब ये मारवाड़ी सेठ स्टूडियोज में उसकी हल्की सी झलक देखने के लिए भी तरसा करेंगे, लेकिन ये दिन करीब लाने के लिए उसको कोई उजलत नहीं थी। हर चीज उसके हिसाब के मुताबिक अपने वक्त पर ठीक हो रही थी। लिमिटेड कंपनी का क़याम अमल में आ गया, उसके सारे हिस्से भी फरोख्त हो गए। सर हार्वर्ड डिस्पेकल के वसी ताल्लुकात और असरो रसूख की वजह से एक पुरफ़िज़ा मकाम पर स्टूडियो के लिए ज़मीन का टुकड़ा भी मिल गया। उधर से फरागत हुई तो डायरेक्टरों ने परफला राय से दरख्वास्त की कि वो इंग्लैंड जाकर ज़रूरी साजो सामान खरीद लाए। इंग्लैंड जाने से 1 रोज़ पहले परफला ने ठेठ यूरोपीय अंदाज में लतिका से शादी की दरख्वास्त की, जो उसने फ़ौरन मंजूर कर ली। चुनाचे उसी दिन उन दोनों की शादी हो गई। दोनों इंग्लैंड गए। हनीमून में दोनों के लिए कोई नई बात नहीं थी। एक दूसरे के जिस्म के मुतालिक जो इंकिशाफात होने थे वो अरसा हुआ उन पर हो चुके थे। उनको अब धुन सिर्फ इस बात की थी कि वो कंपनी जो उन्होंने कायम की है उसके लिए मशीनरी खरीदें और वापस बंबई में जाकर काम पर लग जाएं। लतिका ने
कभी उसके मुतालिक न सोचा था कि परफला जो फिल्म साजी से कतन नावाकिफ है, स्टूडियो कैसे चलाएगा। उसको इसकी जहानत का इल्म था। जिस तरह उसने खामोशी ही खामोशी में सिर्फ अपनी खला में देखने वाली आंखों से उसकी नोक पलक दुरुस्त कर दी थी, इसी तरह उसको यकीन था कि वो फिल्म साजी में भी कामयाब होगा। वो उसको जब अपने पहले फिल्म में हीरोइन बनाकर पेश करेगा तो हिंदुस्तान में कयामत बर्पा हो जाएगी। परफला राय फिल्म साजी की तकनीक से कतन नाआशना था। जर्मनी में वो सिर्फ चंद दिन उसने ओफा स्टूडियोज में इस सनत का सरसरी मुताला किया था, लेकिन जब वो इंग्लैंड से अपने साथ एक कैमरामैन और एक डायरेक्टर लेकर आया और इंडिया टॉकीज लिमिटेड का पहला फिल्म सेट पर गया तो स्टूडियोज के सारे अमले पर उसकी जहानत और काबिलियत की धाक बैठ गई। बहुत कम गुफ्तगू करता था। सुबह सवेरे स्टूडियो आता था और सारा दिन अपने दफ्तर में फिल्म के मनाजिर और मकालमे तैयार करने में मसरूफ रहता था। शूटिंग का एक प्रोग्राम मुरतब था जिसके मुताबिक काम होता था। हर शोबे का एक निगरान मुकर्रर था जो परफला की हिदायत के मुताबिक चलता था। स्टूडियो में हर किस्म की आवारगी ममनू थी। बहुत साफ सुथरा माहौल था जिसमें हर काम बड़े करीने से होता था। पहला फिल्म तैयार होकर मार्केट में आ गया। परफला राय की खला देखने वाली आंखों ने जो देखना चाहा था वही पर्दे पर पेश हुआ। वो जमाना भड़कीलेपन का था। हीरोइन वही समझी जाती थी जो जर्क बर्क कपड़ों में मलबूस हो, ऊंची सोसाइटी से मुताल्लिक हो, ऐसे रोमानों में मुब्तला हो हकीकत से जिन्हें दूर का भी वास्ता नहीं, ऐसी जुबान बोले जो स्टेज के ड्रामों में बोली जाती है। लेकिन परफला राय के पहले फिल्म में सब कुछ उसका रद्द अमल था। फिल्म बीनों के लिए ये तब्दीली, ये अचानक इंकलाब बड़ा खुशगवार था। चुनाचे ये हिंदुस्तान में हर जगह कामयाब हुआ और लतिका रानी ने अवाम के दिल में फौरन ही अपना मकाम पैदा कर लिया। परफला राय इस कामयाबी पर बहुत मुतमईन था। वो जब लतिका के मासूम हुस्न और उसकी भोली भाली अदाकारी के मुतालिक अखबारों में पढ़ता था तो उसको इस ख्याल से कि वो उनका खालिक है बहुत राहत पहुंचती थी। लेकिन लतिका पर उस कामयाबी ने कोई नुमाया असर नहीं किया था। उसकी अंदाज़ागीर तबीयत के लिए ये कोई गैर मतवक्के चीज़ नहीं थी। वो कामयाबियां जो मुस्तकबिल की कोख में छुपी हुई थीं, खुली हुई किताब के औराक की मानिंद उसके सामने थीं। वो पहले फिल्म की नुमाइश उज़्मा पर वो कैसे कपड़े पहनकर सिनेमा हॉल में जाएगी, अपने खावंद परफला राय से दूसरों के सामने किस तरह गुफ्तगू करेगी, जब उसे हार पहनाए जाएंगे तो वो उन्हें उतार कर खुश करने के लिए किसके गले में डालेगी, उसके होंठों का कौन सा कोना किस वक्त पर किस अंदाज में मुस्कुराएगा, ये सब उसने 1 महीना पहले सोच लिया था। स्टूडियो में लतिका की हर हरकत, हर अदा एक खास प्लान के मातहत अमल में आती थी। उसका मकान पास ही था। सर हावर्ड स्पेकल को परफला राय ने स्टूडियो के बालाई हिस्से में जगह दे रखी थी। लतिका सुबह सवेरे आती और कुछ वक्त सर हावर्ड के साथ गुजारती, जिसको बागबानी का शौक था। निस्फ घंटे तक वो उस बुढ़े एल्कन नाइट के साथ फूलों के मुतालिक गुफ्तगू करती रहती। उसके बाद घर चली जाती और अपने खामन से उसकी ज़रूरियात के मुताबिक थोड़ा सा प्यार करती। वो स्टूडियो चला जाता और लतिका अपने सादा मेकअप में, जिसका एक एक खत, एक एक नुक्ता परफला का बनाया हुआ था, मसरूफ हो जाती। दूसरा फिल्म तैयार हुआ, फिर तीसरा, इसी तरह 5वां। ये सब कामयाब हुए, इतने कामयाब कि दूसरे फिल्म साजों को इंडिया टॉकीज लिमिटेड के कायम करदा खतूत पर बदरजा मजबूरी चलना पड़ा। इस नकल में वो कामयाब हुए या नाकाम, इसके मुतालिक हमें कोई सरोकार नहीं। लतिका की शोहरत हर नए फिल्म के साथ आगे ही आगे बढ़ती गई। हर जगह
इंडिया टॉकीज लिमिटेड का शोहरा था, मगर प्रफुल्ला राय को बहुत कम आदमी जानते थे। वो जो उसका मेमार था, वो जो लतिका का निस्फ बेहतर था, लेकिन प्रफुल्ला ने कभी इसके मुतालिक सोचा ही नहीं था। उसकी खला में झांकने वाली आंखें हर वक्त सिगरेट के धुएं में लतिका के नित नए रूप बनाने में मसरूफ रहती थीं। उन फिल्मों में हीरो को कोई अहमियत नहीं थी। प्रफुल्ला राय के इशारों पर वो कहानी में उठता बैठता और चलता था। स्टूडियो में भी उसकी शख्सियत मामूली थी। सब जानते थे कि पहला नंबर मिस्टर राय का और दूसरा मिसेस राय का, जो बाकी हैं सब फजूल हैं। लेकिन उसका रद्द-ए-अमल ये शुरू हुआ कि हीरो ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। लतिका के साथ उसका नाम पर्दे पर लाजिम व मलजूम हो गया था, इसलिए इससे उसने फ़ायदा उठाना चाहा। लतिका से उसे दिली नफरत थी, इसलिए कि वो उसके हुकूक की परवाह ही नहीं करती थी। उसका इजहार भी उसने अब आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो में करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अचानक प्रफुल्ला राय ने अपने आइंदा फिल्म में उसको शामिल न किया। उस पर छोटा सा हंगामा बरपा हुआ, लेकिन फौरन ही दब गया। नए हीरो की आमद से थोड़ी देर स्टूडियो में चहमगोइयां होती रहीं, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं। लतिका अपने शौहर के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थी, लेकिन उसने इसे तब्दील कराने की कोशिश न की। जो हिसाब उसने लगाया था उसके मुताबिक ताज़ा फिल्म नाकाम साबित हुआ। इसके बाद दूसरा भी, और जैसा कि लतिका को मालूम था, उसकी शोहरत दबने लगी और एक दिन ये सुनने में आया कि वो नए हीरो के साथ भाग गई है। अखबारों में एक तहलका मच गया। लतिका का दामन हैरतनाक तौर पर रोमान वगैरह से पाक रहा था। लोगों ने जब सुना कि वो नए हीरो के साथ भाग गई है तो उसके इश्क की कहानियां घड़नी शुरू कर दीं। प्रफुल्ला राय को बहुत सदमा हुआ। जो उसके करीब थे उनका बयान है कि वो कई बार बेहोश हुआ। लतिका का भाग जाना उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा था। उसका वजूद उसके लिए कैनवस का एक टुकड़ा था, जिस पर वो अपने ख्वाबों की तस्वीर कशी करता था। अब ऐसा टुकड़ा इसे और कहीं से दस्तयाब न हो सकता था। गम के मारे वो निढाल हो गया। उसने कई बार चाहा कि स्टूडियो को आग लगा दे और उसमें खुद को झोंक दे, मगर उसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी जो उसमें नहीं थी। आखिर पुराना हीरो आगे बढ़ा और उसने मामला सुलझाने के लिए अपनी खिदमात पेश की। उसने लतिका के बारे में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि प्रफुल्ला भौंचक्का रह गया। उसने बताया, लतिका ये ऐसी औरत है जो मोहब्बत के लतीफ़ जज्बे से कतअन महरूम है। नए हीरो के साथ वो इसलिए नहीं भागी कि उसको उससे इश्क है। ये महज स्टंट है, एक ऐसी चाल जिससे वो अपनी तनज़्ज़ुल पजीर शोहरत को थोड़े अरसे के लिए संभाला देना चाहती है, और इसमें उसने अपना शरीके कार नए हीरो को इसलिए बनाया है कि वो मेरी तरह खुद सर नहीं। वो उसको इस तरह से अपने साथ ले गई है जिस तरह किसी नौकर को ले जाते हैं। अगर उसने मुझे मुंतखब किया होता तो उसकी स्कीम कभी कामयाब ना होती। मैं कभी उसके अहकाम पर न चलता। वो इस वक्त वापस आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक उसकी वापसी में बहुत दिन ऊपर हो गए हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मैं ये बातें भी उसके कहने के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। दूसरे तख्लीकी फनकारों की तरह प्रफुल्ला राय भी परले दर्जे का संकी। पुराने हीरो की ये बातें फौरन जहन में बैठ गईं। लेकिन जब लतिका वापस आई तो उसने आशिक सादिक से गिले शिकवे शुरू कर दिए और उसको बेवफाई का मुजरिम करार दिया। लतिका खामोश रही। उसने अपनी बेगुनाही के जवाज में कुछ न कहा। पुराने हीरो ने उसके मुतालिक जो बातें उसके शौहर से की थीं, उसने उन पर भी कोई तबसरा न किया।
उसके कहने के मुताबिक पुराने हीरो की तनख्वाह दुगनी हो गई। अब वो उससे बातें भी करती थी, लेकिन उनके दरमियान वो फासला बदस्तूर कायम रहा जिसकी हुदूद शुरू ही से मुकर्रर कर चुकी थी। फिल्म फिर कामयाब हुआ। जो उसके बाद पेश हुआ उसे भी कामयाबी नसीब हुई, लेकिन इस दौरान में इंडिया टॉकीज लिमिटेड के खतूत पर चलकर और कई इदारे फिल्म साजी की नई राहें खोल चुके थे। मुतअद्दिद नए चेहरे जो लतिका के मुकाबले में कई गुना पुरकशिश थे स्क्रीन पर पेश हो चुके थे। पुराने हीरो का ख्याल था कि लतिका जरूर अपने खावन को छोड़कर किसी और फिल्म साज की आगोश में चली जाएगी जो उसके वजूद में नए जजीरे दरियाफ्त कर सके, लेकिन बहुत देर तक कोई काबिल जिक्र बात वकूफ़ पजीर न हुई। स्टूडियो में लतिका के मुतालिक हर रोज़ मुख्तलिफ बातें होती थीं। सब ये जानने की कोशिश करते थे कि खामन के साथ उसके ताल्लुकात किस किस्म के हैं। उनके बारे में कई रिवायतें मशहूर थीं, जिनमें से एक ये भी थी कि वो अपने साइज के साथ खराब है। ये रिवायत पुराने हीरो से थी। उसको यकीन था कि लतिका अपने साइज राम भरोसे की जरिए से अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करती है और अपने खावन परफला राय से उसके ताल्लुकात सिर्फ नुमाइशी बिस्तर तक महदूद हैं। पुराना हीरो अपने इस मफरूज़े के जवाब में ये कहता था, लतिका जैसी औरत इस किस्म के ताल्लुकात सिर्फ अदना किस्म के नौकर ही से पैदा कर सकती है, जो उसके इशारे पर आए और इशारे ही पर चला जाए, जिसकी गर्दन उसके एहसान तले दबी रहे। अगर वो इश्क व मोहब्बत करने की अहलियत रखती तो नए हीरो के साथ भागकर वापस ना आती। ये उसका स्टंट था और उसका पोल खुल चुका है। तुम यकीन मानो कि उसके दिन लद चुके हैं और वो इसे जानती है और अच्छी तरह समझती है। उसको ये भी मालूम है कि मिस्टर राय की तमाम ताकतें उसे बनाने और संवारने में ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो आम की चुसी हुई गुठली के मानिंद है। इसमें वो रस नहीं रहा जिससे वो इतनी देर अमृत हासिल करती रही थी। तुम देख लेना, थोड़े ही अरसे के बाद अपनी काया कल्प कराने की खातिर वो किसी और फिल्म साज की आगोश में चली जाएगी। लतिका किसी और फिल्म साज की आगोश में न गई। ऐसा मालूम होता कि ये मोड़ उसके बनाए हुए नक्शे में नहीं था। नए हीरो के साथ भाग जाने के बाद उसमें बज़ाहिर कोई फर्क नहीं आया था। सर हावर्ड स्पेकल के साथ सुबह सवेरे बागबानी में मसरूफ वो अब भी उसी तरह नजर आती थी। स्टूडियो में उसके बारे में जो बातें होती थीं उसके इल्म में थीं, मगर वो खामोश रहती थी, उसी तरह पुरतमकिन तौर पर खामोश। 2 फिल्म और बने जो बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। इंडिया टॉकीज लिमिटेड का रोशन नाम मध्यम पड़ने लगा। लतिका पर इसका कोई रद्द अमल जाहिर ना हुआ, मगर स्टूडियो का हर आदमी जानते था कि मिस्टर राय सख्त परेशान हैं। पुराने हीरो ने, जो अपने आका की कदर करता था और उसका हमदर्द भी था, कई बार उसे राय दी कि वो कंपनी के बखेड़ों से अलग हो जाए, फिल्म साजी का काम अपने शागिर्दों को सौंप दे और खुद आराम और सुकून की जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। मगर इसका कुछ असर न हुआ। ऐसा मालूम होता कि परफला राय एक बार फिर अपने ख्वाब साज दिमाग की मुंतशिर और मुजमहिल कुव्वतें मुजतमा करना चाहता है और लतिका के वजूद के ढीले ताने बाने में एक नए और देरपा ख्वाब के नक्श उभारने की कोशिश में मसरूफ है। घर के नौकरों से जो खबरें बाहर आती थीं उनसे पता चलता था कि मिस्टर राय का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। हर वक्त झुंझलाया रहता है। कभी कभी गुस्से में आकर लतिका को गंदी गंदी गालियां भी देता है, मगर वो खामोश रहती है। रात को जब मिस्टर राय को शब्बेदारी की शिकायत होती है तो वो उसका सर सहलाती है, पांव दबाती है और सुला देती है।
पहले मिस्टर राय कभी इसरार नहीं करते थे कि लतिका उनके पास सोए, पर अब वो कई बार रातों को उठ कर उसे ढूंढते थे और उसको मजबूर करते थे कि वो उनके साथ सोए। पुराने हीरो को जब ऐसी बातें मालूम होती थीं तो उसे बहुत दुख होता था। मिस्टर राय बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अफसोस कि उसने अपना दिमाग एक ऐसी औरत के कदमों में डाल दिया जो किसी तरह भी उस एजाज के काबिल नहीं थी। वो औरत नहीं, चुड़ैल थी। मेरे इख्तियार में हो तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि मिस्टर राय को अब उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। जो ज्यादा गहराइयों में उतरने वाले थे उनका ख्याल था कि प्रफुल्ला राय में चूंकि अब लतिका को कोई रंग रूप देने की कुवत बाकी नहीं रही, इसलिए वो झुंझला कर उसको खराब कर देना चाहता है। अब तक वो उसे एक मुकद्दस चीज समझता रहा था, जिस पर उसने गंदगी और नजासत का एक जरा तक भी नहीं गिरने दिया था, मगर अब वो इसे नापाक कर देना चाहता है, गलाजत में लथेड़ देना चाहता है, ताकि जब वो किसी के मुंह से ये सुने कि तुम्हारी लतिका को हमने फला फला नजासत से मुलव्वस किया है, तो उसे ज्यादा रूहानी कोफत ना हो। वो पहले ख्वाबों की नर्म और नाजुक दुनिया में बसता था, अब हकीकत के पत्थरों के साथ अपना और लतिका का सर फोड़ना चाहता है। वक्त गुजरता गया। इंडिया टॉकीज लिमिटेड के 22वें फिल्म की शूटिंग जारी थी। प्रफुल्ला राय एक बिल्कुल नया तजुर्बा कर रहा था, लेकिन स्टूडियो के आदमियों को मालूम ना था कि वो किस किस्म का है। राय के दफ्तर की बत्ती रात को देर तक जलती रहती थी। घर जाने की बजाय अब वो अक्सर वहीं सो जाता था। कागजों के अंबार उसकी मेज पर लगे रहते थे। जब उसकी एशट्रे साफ की जाती तो जले हुए सिगरेटों का एक ढेर निकलता। कहानी लिखी जा रही थी, मगर किस नौइयत की। उसके सिनेरियो डिपार्टमेंट को भी कुछ मालूम नहीं था। दर्जी खाने के लोग करीब करीब बेकार थे। एक दिन लतिका वहां नमूदार हुई और उसने अपने लिए लंबी आस्तीनों वाला स्याह ब्लाउज बनाने का हुक्म दिया। कपड़ा उसकी पसंद के मुताबिक आया, डिज़ाइन भी उसने खुद मुंतखब किया। उसके साथ ही उसने स्याह जॉर्जेट की साड़ी मंगवाई। फिर हेयर ड्रेसर मिस डिमेलो से अपने नए स्टाइल के मुतालिक मुफस्सल बातचीत की। ये बातें जब स्टूडियो में आम हुई तो लोगों ने नए फिल्म के मुतालिक अपनी फिक्र के मुताबिक अंदाजे लगाए। पुराने हीरो का यह ख्याल था कि मिस्टर राय शायद अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी पेश करेंगे, लेकिन जब पहली शूटिंग की इत्तला बोर्ड पर लगी और सेट पर काम शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी नाउमीदी हुई। वही पुराना माहौल था और वही पुराने मलबूसात। शूटिंग हस्बे मामूल बड़े हमवार तरीके पर जारी रही, लेकिन अचानक एक दिन स्टूडियो में हंगामा बरपा हो गया। प्रफुल्ला राय हस्बे मामूल सेट पर नमूदार हुआ। चंद लम्हात उसने शूटिंग देखी और एकदम कैमरामैन पर बरस पड़ा। आओ देखा ना ताओ जोर का थप्पड़ उसके कान पर जड़ दिया, जिसके बायस वो बेहोश हो गया। पहले तो स्टूडियो के आदमी खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिस्टर राय पर दीवानगी तारी है तो उन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया, उसे घर ले गए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाए गए, मगर प्रफुल्ला राय की दीवानगी बढ़ती गई। वो बार बार लतिका को अपने पास बुलाता था, मगर जब वो उसकी नज़रों के सामने आती थी तो उसका जोश बढ़ जाता था और वो चाहता था कि उसे नोच डाले। इतनी गालियां देता था, ऐसे ऐसे बुरे नामों से उसे याद करता था कि सुनने वाले हैरत ज़दा एक दूसरे का मुंह तकने लगते थे। पूरे 4 दिन तक प्रफुल्ला राय पर दीवानगी तारी रही, बहुत खतरनाक किस्म की दीवानगी। 5वें रोज सुबह सवेरे जब लतिका सर हावर्ड स्पेकल के साथ बागबानी में मसरूफ थी और दबी दबी जुबान में अपने खावन की अफसोसनाक बीमारी का जिक्र कर रही थी, ये इत्तला पहुंची कि मिस्टर राय आखिरी सांस ले रहे हैं।
ये सुनकर लतिका को गश आ गया। सर हावर्ड और स्टूडियो के दूसरे आदमी उनको होश में लाने की कोशिश में मसरूफ थे कि दूसरी इत्तला पहुंची कि मिस्टर राय स्वर्गवास हो गए। दूसरे 10 बजे के करीब जब लोग अर्थी उठाने के लिए कोठी पर पहुंचे तो लतिका नमूदार हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल परेशान थे, स्याह साड़ी और स्याह ब्लाउज पहने हुई थी। पुराने हीरो ने उसको देखा और बड़ी नफरत से कहा, कम वक्त को मालूम था कि यह सीन कब शूट किया जाने वाला है।